बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। रहबर टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। अगले महवे तमाशा है, दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कोई खबर नहीं। हम जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं रखते और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर बैठते हैं। दुनिया में रोज अजीबो गरीब वाकयात रुनुमा होते हैं कि उनको देखकर हमारी अक्ल ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे ही एक शख्स ने अपनी आंखों देखा वाकया बयान किया है। ये वाकया मैगजीन से लिया गया है। नाजरीन, पुरस्कारियत के सफर में और हैरान करने वाले इस वाकये के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी गलती बड़ी तबाहकारियों का सबब बन जाती है। कैसे हमारी जाती चीजें हमारी शख्सियत का आईना होती हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हमारी इस्तेमाल शुदा अशिया का कैसे हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारी किस्मत पर भी गहरा असर पड़ता है। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिनको मानने से हमारी अक्ल इनकारी होती है। एक शख्स ये कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव गया था। ये एक पुरसुकून जगह थी। इस गांव में मेरी हैरत का मरकज यहाँ का एक आम सा मोची था। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उसकी शोहरत की वजह उस मोची के हाथ का हुनर नहीं था बल्कि कुछ और था। और उसकी इस पुरस्कार आदत की वजह से लोग इससे ही अपने जूते मरम्मत करवाने आते थे। मुझे इससे मिलने का बहुत शौक हो गया और मैं अपने दोस्त से इसरार करने लगा कि मुझे भी उस मोची से मिलना है। आखिर कौन सा ऐसा इल्म है जो उसके हाथ में है जिसकी वजह से न सिर्फ सब उसके दीवाने हो गए बल्कि उसकी बेहद कद्र करते हैं। हम दोनों उस मोची की दुकान की तरफ चल दिए। लेकिन मैं तो हैरान रह गया कि उस मोची की ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई कारखाना। महज एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। मुख्तसर से औजारों पर मबनी एक छोटा सा संदूक, उसके खुद के बैठने के लिए कुशन और पैरों में एक बेहद बोसीदा जूतों की जोड़ी इसकी मलकियत थी। दरख्त की जड़ के गिर्द बने सीमेंट के पक्के पत्थर पर उसकी छोटी सी दुकान कायम थी। शहजाद ने मुझे बताया कि इस दरख्त की जड़ को मोची की मलकियत समझो। गांव वालों ने लाख कोशिश की लेकिन इस मोची ने इस जगह को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। अब सब थक हार कर बाज आ गए। ये मोची पिछले 32 सालों से यहीं पे अपना अड्डा जमाए बैठे हुए है। जब शहजाद ये सब बता रहा था उस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन उस वक्त असलम नामी मोची अपनी बराए नाम इस दुकान में मौजूद नहीं था। मुझे शहजाद ने मजीद बताया कि मोची की शोहरत की एक और बड़ी वजह है और वो ये है कि असलम मोची किसी का जूता अपने हाथ में लेकर उसके आने वाले कल के बारे में बता सकता है और उसे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से आगाह कर देता है ताकि वो उस मुसीबत से किसी हद तक बच सके। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह उस मोची से अब बातचीत करूं, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। हम इसी तरह इंतजार करने के लिए बैठ गए। वो इस इल्म का मालिक कैसे बना, मुझे बताया गया कि आज से तकरीबन 10 साल पहले गांव की छांव से फायदा उठाने के लिए यहाँ बैठना शुरू किया और यहाँ बैठकर लोगों के जूते मरम्मत करता था। कभी कभी तो सारा दिन खाली गुजर जाता। एक दिन शाम के वक्त एक इंतहाई बूढ़ी औरत अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए आई। वो बहुत गरीब थी। कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, नंगे पांव खड़ी थी और अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। असलम के करीब आकर कहने लगी, क्या तुम मेरा जूता सिलाई कर दोगे? उसने कहा, क्यों नहीं माँ जी। लेकिन वो बुढ़िया एकदम बोली, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं। गांव के सभी मोचियों ने मुफ्त में मेरे जूते मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। असलम ने अपना सामान जमीन पर बिछाते हुए उस बूढ़ी औरत को वहां एहतराम से बिठाया और कहा, माँ जी, बेटे कभी अपनी माँ से पैसे लेते हैं क्या? लाइए, मैं आपका जूता मरम्मत कर दूं। ये कहकर जूते असलम ने अपने हाथ में लिए जो कि बेहद कीचड़ ज़दा थे। वो बूढ़ी औरत कुछ वक्त खामोश रहने के बाद बोली, मुझे लगता है कि इन जूतों का सही हकदार आज मुझे मिल गया है।
बुढ़िया के अल्फाज सुनकर असलम चौंक पड़ा। उसने दिल में सोचा कि इतने बोसीदा जूतों को अब भी किसी मलकियत में होना चाहिए क्या। लेकिन खैर, अम्मा के एहतराम में खामोशी से उसकी बातें सुनने लगा। बुढ़िया ने अपनी बोसीदा कमीज की जेब से एक हकीकी अंगूठी निकाली और असलम को दे दी, और साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और दरख्त के गिर्द दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहाँ बैठकर काम करोगे इन जूतों को पहने रखना, और अंगूठी भी। इसके बाद वो बूढ़ी असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सभी बातों पर अमल किया। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक वक्त वो भी था कि पूरा पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता था, और अब एक वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 साल थी। शुरू में महज असलम ने एक दो बार आजमाने की गरज से वो जूते उतारे, मगर जल्द उसे एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि कुछ ही देर के बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देखता रहा। वो इंतहाई सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीची किए, सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आकर बैठा। उसकी आंखें गहरे जर्द रंग की थी। उनमें कोई खास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासुर लिए उसकी आंखों में गहराई मौजूद थी। शहजाद ने खाला जान के जूते असलम को थमा दिए। वो खुश असलूबी से उन्हें सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक वो रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालिदा को कोई जरूरी काम दरपेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफर पर न जाने देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम है आपको? असलम मोची ने जवाब दिया, खतरा है, और वो भी मौत का खतरा, लेकिन अगर तुम एहतियात करो तो मुसीबत से बचाया जा सकता है। दरअसल असलम मोची किसी भी जूते को हाथ लगाकर उसके माजी और मुस्तकबिल को भांप सकता था, और यही वो पुरस्कार इल्म था जो बुढ़िया उसे देकर गई थी। हम जूते लेकर घर वापस लौटे तो पता चला कि दूर के रिश्तेदारों ने एतराज किया है कि अगर शहजाद की वालिदा शादी का दावतनामा खुद लेकर नहीं आएंगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी खाला जान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस एक खाई में जाकर गिर गई और खाला जान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अक्ल माऊफ होकर रह गई थी कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर ये बता सकता है कि इन जूतों को पहनने वाले के साथ क्या मामला दरपेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई और अब मैंने घर वापस जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवाता रहा। अचानक मेरा जूता टूट गया और हम उसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम मोची ने मेरे जूते सिलाई करते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहे तो कुछ देर के बाद ले जाना। फिर कुछ देर रुकने के बाद मुझे मुखातिब करके बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के बड़े धनी हो। आने वाले चंद सालों में तुम अपनी किस्मत की बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था क्योंकि मैं इसकी पेशगोई के सबूत अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटे वापसी की तैयारी करने चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। मैं जूते लेने असलम की दुकान पर पहुंचा, लेकिन असलम मोची वहां नहीं था। उसके शागिर्द ने मुझे जूते देने से इनकार कर दिया कि वो खुद आकर देंगे, लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैंने उसे जोर दिया तो शागिर्द ने 3 जूते मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये लीजिए, जो आपका है वो ले लीजिए। मैंने अपने जूते की पहचान की और घर ले आया। घर वापस पहुंचना ही था कि मेरा जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। असलम के कहे अल्फाजों को जीना बनाए मैं बुलंदियों के ख्वाबों को देखता जर्मनी पहुंच गया, लेकिन मेरी किस्मत ने अपना पासा पलट लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक हादसे की बिना पर मुझे जेल हो गई, वो भी 5 सालों के लिए। उस दौरान मुझे बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा। हर लम्हे मैंने रो रो कर गुजारा। हर रात मुझे मौत जैसी लगती। मैं हर वक्त दिल ही दिल में असलम को कोसता रहा और सोचता कि जिस दिन मैं यहाँ से छूटूंगा सीधा उसके पास जाऊंगा और उसका गिरेबान पकड़कर उसे दरख्त के गिर्द घसीट दूंगा
और बिलाखिर वो मुश्किल 5 साल गुजर गए और मैं अपने दिली अहद के मुताबिक वापस सीधा अस्लम के पास पहुंचा। उसे देखकर मेरी आंखों में खून के आंसू आए। वो भी जैसे मुझे भाप गया था, चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगा और इसी कैफियत में सारा वाकया सुना डाला। असलम ने मुझे इंतहाई अफसोस से देखा और कहने लगा, देखो, जब तुम्हें मेरे शागिर्द ने कहा था कि मैं खुद आकर तुम्हारे जूते दूंगा, तब तुमने मियां जबरदस्ती की। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना ही जूता लेकर गए थे? मैं कदरे हैरत में आ गया और असलम का गिरेबान छोड़ दिया। फिर कुछ देर के बाद मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन 3 जोड़े थे, पर उन पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था और तीनों तकरीबन एक ही जैसे दिखाई देते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जूतों की पहचान की और ले गया। असलम ने जवाब दिया, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। तुम्हारे जूते आज भी मेरे पास मौजूद हैं। तुम उस दिन किसी और का जूता लेकर गए थे और नाम मैंने तुम्हारे नाम के तकद्दुस में नहीं लिखा था। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और बाकी दोनों में अब्दुल रहमान और अब्दुल हबीब थे। भला अल्लाह के नामों को मैं जूतों पर कैसे लिख सकता था? इसीलिए मैंने अपने शागिर्द से कह दिया था कि जूता मैं खुद वापस आकर दूंगा। तुम जिसका जूता पहन कर गए थे उसकी किस्मत में 5 साल कैद लिखी थी। सो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी किस्मत तो वाकई बुलंद है, अब तुम अपना जूता ले लो मुझसे। असलम की बातें खंजर की तरह मेरे दिल में पैवस्त हो गई। मारे दुख के मेरा दिल फटा जा रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? असलम ने मुझे मेरे जूते वापस दिए और मेरे पास अल्फाज नहीं थे। चंद ही माह में मुझे मेरी नौकरी में इस कदर तरक्की मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी अक्ल आज तक असलम की पुरस्कार शख्सियत को समझने से कासिर है। लेकिन एक बात जो समझ में आई वो ये है कि अच्छी चीजों को अच्छे अंदाज में रखना कितना अहम होता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली